डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो अपना कपिल भाई क्या बता रहे हैं एक बार जानकारी ले लेंगे। प्रकाश चंद्र जी नमस्कार। तो शनि भाइयों, ठंडी बहुत है और दिल्ली के आसपास तो वैसे भी माइनस की ठंडी चल रही है अभी। और इस ठंडी में भी 35 लाख पूर्व सैनिकों की न्याय समानता स्वाभिमान की लड़ाई संघर्ष जंतर मंतर पे जो का त्यों चल रहा है। आज तकरीबन 326 दिन हो गए। आप देख सकते हो कि आप रजाई से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो और तब भी संघर्ष चल रहा है। शनि भाइयों, मेरे हाथ में एक लेटर है। ये लेटर हैंड सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का है। इनको पुरुषोत्तम इंगले जी नमस्कार। इस लेटर को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के पास में भेजा गया है। और भाई, इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करना। बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, लास्ट में मैं पढ़ के बता देता हूं और बड़े ही ध्यान से सुनना है। विषय, जंतर मंतर पर 1 साल अनिश्चितकालीन धरना करने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तथा डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह द्वारा पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग पूरी नहीं करने पर पूर्व सैनिक जवानों द्वारा 2024 के इलेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सूबेदार प्रगट सिंह जी उम्र 95 साल तथा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ नायक हरपाल सिंह युद्ध घायल सैनिक द्वारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने संबंधी जानकारी पत्र, ये भारत सरकार के पास में लेटर भेज दिया है। श्रीमान जी, निवेदन के हम पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए हम जंतर मंतर पर 10 दिन की भूख हड़ताल और रामलीला मैदान में 11 दिन की भूख हड़ताल सहित 2 बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, 2 बार रेल रोको प्रदर्शन, अभी 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे रेल रोको और 1 बार पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस को रोककर प्रदर्शन कर चुके हैं तथा जंतर मंतर तथा इंडिया गेट आदि में दर्जनों बार प्रदर्शन कर चुके हैं और सैकड़ों मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी को सौंप चुके हैं। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों को 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए इस समय 11 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मामूली सी मांग पर विचार तक नहीं किया। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों ने 20 फरवरी 2023 के बाद 2 बार संसद घेराव भी किया और 25 नवंबर 2023 को पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे रेल रोको भी किया। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को पूर्व सैनिक जवानों द्वारा पूरे देश में 11 जगह पर रेल रोको प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों के मुख्य ओहदेदारों को, प्रधानों को, अध्यक्षों को 31 दिसंबर 2023 को सुबह तकरीबन 10 बजे से हिरासत में लेने के निर्देश राज्य को दे दिए, जिसके बाद राज्यों की पुलिस ने पूर्व सैनिक जवानों को 31 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से हिरासत में लेकर 1 जनवरी 2024 की शाम 5 बजे तक अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवान किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करते और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों की मांगे मानने का अधिकार केंद्र सरकार के 2 प्रतिष्ठित संवैधानिक पदों पर बैठे मंत्रियों के हाथ में है, जिनमें से एक तो खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा दूसरे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी चाहे तो एक दिन में पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस इन्होंने पूरे सैनिक जवानों की मांगों पर गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा। श्रीमान जी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व सैनिक जवानों ने फैसला किया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से सूबेदार प्रगट सिंह 95 साल इलेक्शन लड़ेंगे और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ नायक हरपाल सिंह युद्ध घायल सैनिक चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश के पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन इनके समर्थन में प्रचार करेंगी। श्रीमान जी, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर हम किसी भी स्थान पर न तो किसी मंत्री
या किसी राजनीतिक दल का विरोध करेंगे और न ही समर्थन करेंगे क्योंकि हमारी मांग नहीं मानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को ही जिम्मेवार मानते हैं। इसलिए हम विरोध स्वरूप इन दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हम पूर्व सैनिक जवान इन दोनों क्षेत्रों के निवासियों को यह समझाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी सेना प्रेम का सिर्फ ढोंग करते। अगर हकीकत में वह सेना से प्रेम करते होते तो 1 साल से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठे पूर्व सैनिक जवानों की मांगों पर विचार जरूर करते। श्रीमान जी, हम दोबारा से केंद्र सरकार तथा स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी को आग्रह करते कि आप पूर्व सैनिक जवानों से टकराव की स्थिति उत्पन्न न करें और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित करने की मांग पूरी कर दे, अन्यथा हमें अपने चुनाव लड़ने के फैसले पर अड़िग रहेंगे। आपसे इंसाफ की आशा है। 11 महीने से जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिक जवान। लास्ट में अभिनंदन। सैनिक भाइयों, इस पूरे लेटर में जवानों की जायज मांगों की चर्चा हो रही है। सिर्फ जवानों की जायज मांगों के लिए कि उनको इंसाफ दे दो, उनको न्याय दे दो, नहीं तो हमारे को चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव के लिए जो मजबूर कर रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री कर रहे हैं। और हम इन दोनों क्षेत्रों में जाके चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश को बताएंगे कि ये जो सैनिकों का जो प्रेम दिवाली होली पे जो चल रहा है ये एक ढोंग है। एक तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी राजनीति में नहीं जा रही। राजनीति संवैधानिक जो सिस्टम है उससे गूंगी बहरी सरकार को जवानों का न्याय, समानता, स्वाभिमान सुनाने के लिए जा रही है। रेल रोको अभियान होया, 11 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। ये कोई पूर्व सैनिक नहीं कर रही। ना तो पूर्व सैनिकों ने रेल रोकी है और ना ही पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे। अगर किसी ने रेल रोकी तो वो रेल रोकी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री ने, क्योंकि उसके लिए मजबूर किया गया न्याय देने के लिए। और ये वहां पर है जहां पर प्रभु श्री भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है, जिसका ये देश है कि राम राज्य रहेगा। तो संविधान के दायरे में भी जब हम वोट देते हैं, वोट देके किसी को सांसद चुनते हैं, तो वो प्रधानमंत्री की जब शपथ लेता है तो वो शपथ में यही कहता है कि मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, उसको समानता दूंगा, उसको न्याय दूंगा। एक चीज तो क्लियर होगी कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ना राजनीति करती है ना वो राजनीति में जाती है। पर अब हमारे पास में जो 11 महीने से हम बैठे हुए हैं सिर्फ एक छोटी सी मांग को लेके, और उसके ऊपर सरकार के 2 मंत्री अहंकारी रूप धारण किए हुए हैं कि उनके आवास, उनके कार्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे बैठे हैं। तो कोई भी जो बुद्धिजीवी सैनिक भाई है वो बताए कि अब अगला रास्ता क्या होना चाहिए। एक 95 साल का सूबेदार प्रगट साहब, जिसने जवानों को न्याय दिलाने के लिए 14 साल पहले से चला, आज जो आप लोगों के पास में मंच, माइक और जो आप ये व्हाट्सएप पे लिखते हो, आलोचना करते हो, यह अधिकार भी सूबेदार प्रगट साहब ने आपको दिलाया है। नहीं तो हम तो कब के कुर्सी दरी बिछा रहे थे। यहां पर एक सोचने की बात है कि सूबेदार प्रगट साहब 95 साल के होने के बाद में भी हार क्यों नहीं मान रहे। हार क्यों नहीं मान रहे? वो न्याय का, समानता का, सैनिकों के आत्मसम्मान के लिए वो हार क्यों नहीं मान रहे 95 साल के होने के बाद में? यही सबसे बड़ी बात है।
अगर आप सोचे जाए तो वो आज भी हार नहीं मान रहे। और हम दिल्ली के आसपास में अगर 100 किलोमीटर के दायरे में भी हम देखें, जिनकी उम्र 55 साल, 60 साल, 50 साल की हुई है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी का बहाना कुछ और है, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, और वो व्यक्ति इतनी लंबी संघर्ष के लिए तत्पर हो रहा है और अपने स्थान को छोड़ के 3000 किलोमीटर जाके उस क्षेत्र के नागरिकों को, पूरे देश के आम नागरिकों को बताना चाहता है कि मैं जंतर मंतर से आया हूं और सिर्फ मैंने तो जवानों को न्याय, समानता संविधान के दायरे में मांगी थी। जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का सपना था कि हमारा देश का संविधान, हमारा देश न्यायप्रिय बने, यहां मैं इसलिए आया। अब इसमें तो कोई राजनीति नहीं है ना इस लेटर में। इसमें तो साफ सुथरा लिखा है कि भाई अगर हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। पर उस जज्बे को, जिसकी लोहे की छाती है कि 95 साल का होने के बाद में भी न्याय और समानता का हथियार नहीं डाल रहा, कह रहा कि मैं संघर्ष करूंगा, और आने वाला इतिहास ही बताएगा ये तो। जब आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे बुजुर्ग को इतिहास के पन्नों में जब पढ़ेंगी कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी हुए। सैनिक भाई, मेरे पास में कल से इतने फोन आए हैं कि बहुत ही बढ़िया, प्रगट साहब की लंबी आयु रहे, जो 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए इतना कठोर फैसला लिया है। कितनी मेरे पास में, आप कल के वीडियो में देख लो, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं होगा। यह सरकार को भी देख लेना चाहिए। सरकार के भी खूब फोन आ रहे हैं, धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। हिली है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं, कति बिल्कुल हिली हुई है। सरकार को यह भी मालूम है कि इन्होंने जो कहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, तो यह पत्थर की लकीर है, ये जाएंगे। हार जीत का मतलब नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो किसी को हराना है या किसी का विरोध करना। ये तो सिर्फ न्याय की लड़ाई। नायक हरपाल है, युद्ध घायल सैनिक है, एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। क्या आप सोचते हो कि इनको सांसद बनना? 95 साल का जो व्यक्ति है, जिसको ये नहीं मालूम, आपको और मेरे को ये नहीं मालूम कि अगले 10 मिनट इसके शरीर में प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर वो 10 मिनट भी जो प्राण रहेंगे, अगर उसके लिए उस 10 मिनट में भी 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष करना चाहता है, संघर्ष के मैदान में रहना चाहता है, तो भाई ये तो भगवान ही है। बहुत सारे हमारे अंधभगत भी है जिनको मिर्चियां लग गई, एकदम मिर्चियां लगी, क्योंकि राम के घर में विभीषण ने जन्म नहीं लिया था। तो विभीषण बहुत है हमारे यहां पे, बहुत ज्यादा है। उन विभीषणों की हमने कभी चिंता भी नहीं करी है। हमने जो चिंता करी है वो 7.5 लाख माता बहनों की। जब आंखें बंद करते हैं तो कोई माता बहन हमारे को पहाड़ी में, जहां पे रास्ते भी नहीं, जाने के लाइट भी नहीं, और चूल्हे के आगे धुएं के अंदर रोटी बनाती हुई, उसकी भी तस्वीर दिखती है, तो उड़ीसा की माता बहन की भी दिखती है, तमिलनाडु की माता बहन की भी दिखती है, तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, तो उनकी आंखें जो मांगती हो, न्याय मांग रही। और न्याय कौन दिलाए? आप और हम ही हैं। उनको तो मालूम ही नहीं कि कहां पे न्याय लेना है, कहां पे जाना। पूरे सैनिक भाइयों, भगवान रामचंद्र पर भी उंगलियां उठा दी थी लोगों ने। यहां तक महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, बिस्मिल्लाह,
चंद्रशेखर, उस समय पे इन पे भी उंगली उठा दी थी लोगों ने। पर आज इतिहास है, इतिहास में हम इनकी तस्वीर छाती के ऊपर टैटू बनवा लेते हैं। तो आज का जो समय है वो तो आने वाला समय बताएगा कि न्याय के लिए कहां तक चलना। और इस लेटर में बिल्कुल साफ सुथरी बातें, हम ना किसी का विरोध करते ना किसी का समर्थन करते। हमारे को चाहिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, हम वापिस पीछे हो जाएंगे। अगर किसी सैनिक भाई 35 लाख में से कोई कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो भाई उसका सम्मान है, वो आगे आए और लड़े, जवानों की मांगे पूरी करे। पर सैनिक भाइयों, इसको जो प्रगट साहब ने आपको एक हौसला, एक मनोबल दिया है कि डटे रहो जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो और भाग ही रहे हो 14 साल से, जब तक उसके लास्ट थोड़ तक ना पूछ जाओ, तब तक रुकना नहीं है, भागना ही भागना। और यह शिक्षा दे के जा रहे हैं प्रगट साहब कि मैं 94 साल 95 साल का होने के बाद में भी मेरे न तो कदम रुके इस संघर्ष में, इस न्याय की लड़ाई में, इस समानता की लड़ाई में, इस स्वाभिमान की लड़ाई में, इस आत्मसम्मान की लड़ाई में। जब मैं नहीं थका तो तुम क्यों थक रहे हो? तो आने वाली पीढ़ियां बताएंगी कि महानता किस में है। कोई 95 साल का संसद में आपने देखा होगा जाते हुए, और 95 साल का 3000 किलोमीटर दूर जाके उन सड़कों पे घूमेगा, उन सड़कों पे हाथ जोड़ेगा पब्लिक को, और उस पब्लिक को ये पता लगेगी कि ये 1 साल से जंतर मंतर पे बैठे थे और 1 साल के बाद में इनको इस क्षेत्र में बुलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री, जो सिर्फ सैनिकों से प्रेम, एक झूठे प्रेम का ढोंग करते। अब आप लोगों के ऊपर है कि सोशल मीडिया में ऐसा एक सुनामी ला दो कि आपकी मांगे पूरी हो जाए, 3 माननीय रिटायर्ड जजों की कमेटी बन जाए और एक बुजुर्ग को, एक युद्ध घायल सैनिक को वहां उस क्षेत्र में 3000 किलोमीटर जाके घर घर जाके हाथ ना जोड़ना पड़े। और जो भाई जो लिख रहे हैं कि राजनीति में कूद गए, 95 साल का कोई राजनीति में ना कूदते, यहां 60-55 साल के तो जंतर मंतर पे भी नहीं पूछ पाते। और जो ये व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, ये भी अधिकार इस सूबेदार प्रकट साहब 94 साल वाले ने दिए, नहीं तो हम दरी कुर्सी में ही फंसे हुए थे 75 सालों से। कुछ भाई मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं, जैसे हमारे एक जैसलमेर से बहुत ही सम्मानित, तो वो मानसिक रूप से बीमार, जैसे ही कोई प्रगट साहब का कुछ भी आया जंतर मंतर से मैसेज, उसी समय उसकी उंगलियां काम करने लग जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है संघर्ष के दायरे में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है इनका। तो सैनिक भाइयों, 2024 आप लोगों के लिए है, नहीं तो उसके बाद में हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। और कोई भाई वैसे जितने बुद्धिजीवी हैं पूर्व सैनिक, वो तो गोल टोपी केजरीवाल के साथ में है। अगर कुछ बचे हुए बुद्धिजीवी हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताना कि हमने आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। बताइए आप कि हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक आंदोलन 14-15 महीने हो जाएंगे चलते हुए, 13-14 महीने के करीब हो जाएंगे। तो उस समय हमने क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि जो चुनाव से पहले जो सरकार नहीं झुक रही, वो चुनाव के बाद में क्या झुक जाएगी? तो ये आप बताना, मैं तो हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने। और इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लास्ट संघर्ष है, ना नुकुर ना करते हुए
इनकी गहराइयों में जाओ, इन पत्रों को पढ़ो, इनकी एक एक लाइन को पढ़ो, एक एक शब्द को पढ़ो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि गंगा जल की तरह पवित्र, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में लिखा है। ना हम राजनीति करते, ना हम राजनीति में जाते, हमारी मजबूरी है कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। अगर माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाती तो हम वापसी अपने घर पे वापस चले जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, अपना कपिल भाई लेटर पढ़कर आपको अच्छी तरह समझाया होगा। उसी में लास्ट में बताया था हमारे लिए 3 रिटायर्ड जजों का कमिटी चाहिए। कमिटी दे दो, हम अभी जंतर मंतर से भी वापस जाएंगे। वो सही है, बताया हुआ सही बात है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।